आज व्यू 360 में पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का फैसला, मिडिल क्लास की मुश्किलात में इजाफा। जानेंगे आज के शो में इस तबके के मसाइल। कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो वो आउट ऑफ बजट ही जा रही होती है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान की हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे IMF की शराइत पूरी करते हुए आइंदा साल के बजट डॉक्यूमेंट में तरामीम कौमी असम्बली से मंजूर करवा ली हैं, जिनके मुताबिक पहले से टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया है। 6 लाख से 12 लाख सालाना या 50,000 से 1 लाख माहाना की आमदन वालों पर टैक्स की शरह 2.5% है। एक तरफ पहले से टैक्सेस देने वाला मिडिल क्लास तबका है जिसके लिए टैक्सेस में मजीद इजाफा किया गया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के बड़े काश्तकार, दुकानदार, ताजिर और रियल एस्टेट वाले हैं जो अब भी तकरीबन टैक्स नेट से बाहर हैं। मुल्क में मौजूदा महंगाई को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा तो किया है, लेकिन निजी शोबा जो कि मुल्क के तनख्वाहदार तबके के 90% का जिम्मेदार है, वहाँ तनख्वाहों में इजाफा भी नजर नहीं आता। IMF की शराइत को पूरा करने के लिए टैक्सेस में इजाफे का फैसला पाकिस्तान की मिडिल क्लास पर कितना इजाफी माली बोझ डालेगा, मुआशी माहिरीन इस फैसले को गैर मुनसिफाना क्यों कह रहे हैं और तवील मुद्दती बुनियादों पर इन इक़दाम का पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा, आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात कर रहे होंगे। नए टैक्सों का बोझ जो दुकानदार तनख्वाहदार तबके पर डाला गया है उस पर क्या रद्दअमल सामने आ रहा है, इस पर बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब जो हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। साकिब, हुकूमत ने IMF के साथ अपनी डील फाइनल करने के लिए हर तरह के इक़दाम उठा लिए हैं, तनख्वाहदार मुलाजमीन का क्या कहना है, किस हद तक बोझ बढ़ा है उनके ख़ानदानों पर? असद, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है और लोग ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि पहले ही इनकी जिंदगी बहुत मुश्किलात का शिकार थी और एक बार फिर जब हुकूमत ने ये टैक्सेस बढ़ाए हैं और खास तौर पर बिल्कुल जून के आखिरी हफ्ते में जब जिसमें अभी हम मौजूद हैं उसमें जब बजट की जो दस्तावेजात है उसको हतमी शक्ल दी जा रही थी, बजट जो फाइनेंस एक्ट है उसको मंजूर किया जा रहा था, तो उसमें मजीद टैक्सेस का जो बोझ आयद किया गया है खासतौर पर सैलरी तबके के लिए, तो उनका ये कहना है कि इससे इनकी जिंदगी मजीद मुश्किल होगी। अगरचे वज़ीर खजाना का दावा है कि इससे आम आदमी की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आम लोग जो यहाँ पर हमारी जिनसे बात हुई है, मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में जिन लोगों से हमारी बात हुई, जिन फैमिली से हमारी मुलाकात हुई, तो उनका ये कहना था कि उनकी जिंदगी पर यकीनन इसके असरात पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो 38% से जायद है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्फ्लेशन इस वक्त गुजर रहे हैं और इसके साथ साथ जो आमदनी के जराए हैं वो भी कोई खास बड़े नहीं है और आपको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान की जो मुआशी रफ्तार है, मुआशी तरक्की की रफ्तार है, वो इस दफ़ा एक बार फिर 1% से भी कम रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की जिंदगी यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में मजीद डिस्टर्ब होगी और इसके साथ साथ जिनकी आमदनी अच्छी है वो ज्यादा टैक्सेस देने के भी उनको टैक्स नेट में लाने के लिए जो इकदाम करने की ज़रूरत है साकिब, वो अपनी जगह पे एक चैलेंज है। कल हमने देखा साकिब, स्टेट बैंक की तरफ से भी शरह सूद जो है वो 1% मजीद बढ़ाई गई है, 22% कर दी गई है। बज़ाहिर ये 40% के लगभग महंगाई, जिस तरह आपने भी कहा कि 38% इस वक्त इन्फ्लेशन रेट है, CPI जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, कारोबारी तबका जो है वो क्या रद्द-ए-अमल दे रहा है इस पर? जी बिल्कुल, कारोबारी तबका पहले भी नाखुश था और एक बार फिर उन्होंने इस पर इंतहाई गुस्से का इजहार किया है कि वो ये तवक्को कर रहे थे कि शायद 21% पर ही शरह सूद रही जाए, लेकिन 22% मजीद 1% बढ़ा दी गई है और इससे यकीनी तौर पर जो कारोबारी तबका है उसको नए कर्जों के हुसूल में यकीनी तौर पर काफ़ी मुश्किलात का सामना है। एक जो कारोबारी शख्सियत है, जब उनसे मेरी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि आप खुद बताइए कि अगर 25% के कर्ज सूद पर अगर वो कर्ज लेते हैं तो 50% तो कम अज कम उनका मुनाफा होना चाहिए, तभी जाकर वो 25% कर्ज लौटाने की पोजीशन में होंगे। लेकिन ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि 50% कर्ज जो कि 50% जो है वो सरमाया वापस दे सके? तो ये यकीनी तौर पर जो तमाम जो पाकिस्तान में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उन तमाम की जो मैन्युफैक्चरिंग जो कम हो रही है, इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि शरह सूद इंतहाई ज़्यादा कर दी गई है, जिसकी वजह से मुमकिन नहीं रहा है लोगों के लिए कि वो कर्ज लेकर अपनी जो इंडस्ट्री है उसको चला सकें। लेकिन साकिब, हमने एक चीज़ जो देखी कल IMF की डील के हवाले से, एक जो परसेप्शन बन रहा है और ख़ास तौर पे सेंटिमेंट पे मार्केट नॉर्मली चल रही होती है,
हमने कराची स्टॉक मार्केट अगर कल के नंबर्स देखें तो काफ़ी ऊपर हमें दिखाई दी, तकरीबन 1000 पॉइंट्स बढ़े। आज भी मार्केट में मोरलेस इसी तरह का कारोबार। तो क्या मार्केट में एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगले 2 दिन में जुमे तक जो है वो IMF की डील अपेरेंटली ये जो प्रोग्राम है वो 30 जून तक है, ख़त्म हो जाएगा? मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्केट की? यकीनी तौर पर असद जो सरमायाकार हैं वो इस बारे में काफ़ी पुरउम्मीद नज़र आ रहे हैं कि अब जबकि हुकूमत ने शरह सूद में इजाफा कर दिया और उसके साथ साथ जो नए टैक्सेस का निफाज किया है और जो बजट खसारे को कम करने के लिए 85 अरब रुपए के जो अखराजात हैं, हुकूमती अखराजात हैं, उनमें भी कटौती की है, तो उससे इनको ये उम्मीद हो चली है कि अब गालिबन IMF से जो मुज़ाकरात हैं वो हतमी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। गो के 30 जून को ये जो प्रोग्राम है इसकी हतमी डेट है, एक्सपायरी डेट है और पाकिस्तान हुकूमत भी ये तवक्को कर रही है कि जो नवा रिव्यू है, 9th रिव्यू है, अगर उसको भी मंजूर कर लिया जाता है और और IMF की तरफ से अगर लेटर ऑफ इंटेंट आ जाता है और उस पर जो साइन हो जाते हैं तो तकरीबन 1.2 अरब डॉलर्स के जारी होने की तवक्को होगी, जिससे पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात ख़त्म तो नहीं लेकिन किसी हद तक हल हो सकती हैं। और इसी उम्मीद की बिना पर ही हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता 2 रोज़ से काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। साकिब, लास्ट पे मुझे अगर टैक्स स्लैब्स के बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें कि जो नए टैक्स चेंजेस आए हैं उसमें जो स्लैब्स सामने आए हैं किस हद तक किस तबके पे और कितना बोझ पड़ रहा है? बिकॉज 6 से 12 लाख वाला जो तबका है वो तो शायद वही तकरीबन 2.5% ही दे रहा होगा, लेकिन इससे ऊपर वाले जो स्लैब्स हैं उन पे तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है और जो 5 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं वो तो शायद 35% तक दे रहे होंगे अब जो टैक्स नया आया है। जी बिल्कुल असद, ऐसा ही है। 2.25 लाख रुपए जो माहाना कमा रहे हैं अब उन्हें अपनी आमदन का 8.6% टैक्स में अदा करना होगा। इसी तरह अगर 5 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं उन्हें अपनी आमदन का कोई 18% से जायद टैक्स में हुकूमत को अदा करना पड़ेगा सालाना। और इसी तरह अगर 10 लाख रुपए आप माहाना कमा रहे हैं तो वो भी 26% की बड़ी रकम सिर्फ टैक्सेस की मद में ही दे देगी। और इसी तरह अगर आपकी जो कमाई है माहाना कमाई 12 लाख रुपए है तो वो तकरीबन अपनी कमाई का 28% सालाना टैक्सेस की शक्ल में अदा करने पर मजबूर होंगे। तो इससे यकीनी तौर पर देखा जा सकता है कि जो मिडिल इनकम जो लोग हैं जिनकी आमदनी 2.25 लाख से लेकर तकरीबन 12-15 लाख रुपए तक है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे इससे। और इनकी जो माहिरीन का ये कहना है कि इससे जो टैक्स नेट में जो इजाफे की एक उम्मीद पैदा की हो रही थी वो भी जो है कम हुई है और इससे जो है यकीनी तौर पर लोग अपनी टैक्स आमदनियां छुपाएंगे और वो लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं उन्हें दोबारा से टैक्स नेट में लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो इंसेंटिव्स देने चाहिए थे वो कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत जो है वो अपना इन्हिसार वो डायरेक्ट टैक्सेस के बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेस पर भी ज़्यादा रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साकिब, आपने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हमें फीडबैक दिया कि मार्केट में इस वक्त क्या सिचुएशन है और जनरल सेंटिमेंट क्या है, पब्लिक किस तरह से फील कर रही है। टैक्सेस डेफिनेटली जो बड़े हैं उसका इम्पैक्ट आएगा और हम प्रोग्राम में आगे भी चल के बात कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया साकिब, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। मोहम्मद साकिब ने उन अफराद से भी बात की जो टैक्स की नई शरह से बराह रास्त मुतासिर होंगे। इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा है कि सर्वाइवल एक क्वेश्चन मार्क बन गया है इस वक्त हमारे पास ना। तो एक बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि अब वो बड़े डाउन बॉटम लाइन पे आ चुके हैं, ठीक है, तो और वो काफ़ी सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में ऑब्वियसली जो हम लोग हैं हम जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में और हम मेहनत करते हैं, हम सेल्फ मेड हैं, हम यहाँ तक पहुँचे हैं चीज़ें करके, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट यहाँ पे भी तो कोई रिलीज़ देना प्राइवेट। देखिए हम टैक्स पेयर हैं, हमारा टैक्स तो वैसे भी कट जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और फिर एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है और हम हमारी सैलरी में से टैक्स वैसे ही कट जाता है, आपके पास कोई बचने का रास्ता होता नहीं है एज सच। लेकिन फिर ऐसा कोई इकदाम भी तो किया जाए ना कि भाई को रिलीफ भी तो कहीं से मिले, तो ऐसा कोई रिलीफ में प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं दिखता इस वक्त। तो देखें हम पे हर चीज़ पे डबल टैक्स है ना। आप देखेंगे यूटिलिटी बिल देख लें, के बिल, उसमें भी अदर चार्जेस हैं, पता नहीं कौन से चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। के अपने ओरिजिनल बिल्स में भी इतने टैक्सेस लग जाते हैं गवर्नमेंट, वो भी चार्जेस हैं। फिर आप कोई भी चीज़ लें, आप घर की ऑयल लें, घर की चीज़ें लें तो उसमें अदर टैक्सेस हैं। पेट्रोल डलवाएं तो उसमें अदर टैक्सेस हैं। सैलरी से अदर टैक्स कट रहे हैं, तो टैक्स ही टैक्स में सारी सैलरी चली जाती है, बचता क्या आएगा इंडियन ना। तो आदमी किस तरह से चीज़ें लेके चले, अगर फ्यूचर का सोच रहे हैं कि सेविंग करना चाह रहे हैं कुछ, तो वो तो कुछ भी नहीं है, बल्कि ऑलरेडी आपका जो है ना कर्जा लेके आपको घर चलाना पड़ रहा है। आज की इतनी महंगाई के दौर के अंदर एक गरीब आदमी का सर्वाइवल कितना मुश्किल है। आप मेरी मिसाल ले लें, मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, लेकिन महीने के 15 दिन बाद मुझे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। आप कल ही मैं KELECTRIC अपना बिल चेक करा था,
उसमें जनरल टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, एक ही टैक्स 3 डिफरेंट तरह के नामों से लिया जा रहा है। गरीब आदमी को तो सर्वाइवल इसमें बेनतहा मुश्किल है। एक आम आदमी जो तनख्वाहदार तबका है, जो बेचारा जिसके 4 बच्चे हैं, फैमिली है, किराए के मकान में रहता है, उसके लिए तो सर्वाइव करना नामुमकिनात में से है। अब यहाँ जो सरकारी पेशा लोग हैं उनकी तो तनख्वाह रिवाइव की जाती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लोग कहाँ जाएँ, वो किनको अपनी रवादात सुनाए। और कोई अगर तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है तो इतनी बेरोज़गारी है कि उसी तनख्वाह में और लोग मौजूद होते हैं तो वो उनको टर्मिनेशन लेटर दे देते हैं, निकाल देते हैं। तो आप मुझे बताइए, जो बेचारा प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है वो तो कुचला गया, और जो बेचारा डेली वर्कर है, डेली वेजेस वाला जो ठेला लगाता है, उसका तो आप रहने ही दें, वो किस तरह सर्वाइव करेगा? वो तो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदा रह रहा है इस वक्त। तनख्वाहदार तबका जो है वो इस वक्त वैसे ही बहुत पिसा हुआ है महंगाई की वजह से। 30-35% इन्फ्लेशन है, उसके बाद जो है आपने टैक्स भी लगा दिया, तो ये तो दोनों तरफ से बंदा जो है ना वो तनख्वाहदार तबका पिस रहा है और सर्वाइवल उसका मुश्किल हुआ है, ख़र्चे पूरे करना। एक वक्त था जब कहा जाता था कि घर में अगर मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं तो गुज़र औक़ात अच्छी हो जाती है, लेकिन आज आपको मिलवाते हैं कराची की सदफ ज़हरा से, जो ख़ुद भी एक स्कूल में पढ़ाती हैं, उनके शौहर भी मुलाजमत करते हैं, लेकिन जिस तरह महंगाई में इजाफा हो रहा है उनके लिए अपने अखराजात पूरा करना इंतहाई मुश्किल हुआ है। सदफ की कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम सदफ ज़हरा है और पिछले कई तकरीबन 7-8 सालों से जो है वो मैं तालीम और तरबियत के शोबे से वाबस्ता हूँ। मैं भी जॉब कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी जो है वो जॉब कर रहे हैं, और ज़ाहिर है हम दोनों अर्न कर रहे हैं और दोनों जो है वो गाड़ी के एक पहिए की तरह जो है मिलके कोशिश कर रहे हैं कि अपनी घर गृहस्थी को जो है वो चलाएं। तो टोटल इनकम जो है वो जो घर में आ रही है वो तकरीबन 1 लाख रुपए तक है। महीने के हमारे 15-20 हज़ार रुपये सिर्फ कन्वेंस में जा रहे होते हैं। इसके बाद जो है वो ज़ाहिर है फिर बच्चों की तालीम, जो स्कूल एक्सपेंसेस हैं, स्कूल फीस हैं, वो आती है, और उसके बाद जो है वो हमारे खाने पीने के अखराजात आते हैं। 20-25 हज़ार तक तकरीबन जो है वो राशन वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं। जहाँ तक हाउस होल्ड अखराजात की आप बात कर रहे हैं तो वो तो एक ऐसी नेवर एंडिंग लिस्ट बन गई है आजकल के दौर में कि हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो वो आउट ऑफ बजट ही जा रही होती है। बहरहाल कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि उसको जो है वो 1 लाख तक के अंदर महदूद करें। वो ज़ाहिर है हम रोल ओवर कर रहे होते हैं, कभी किसी महीने हम किसी चीज़ को ड्रॉप कर रहे होते हैं, किसी महीने हम किसी चीज़ को ड्रॉप कर रहे होते हैं। कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ सेव भी करें, बिकॉज द टाइम्स आर वेरी अनसर्टेन, वी डू नॉट नो कि आने वाला दिन जो है वो क्या होगा, कैसा होगा। बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम जो है ना वो एक प्राइस टैग फैमिली बन गए हैं और हम बहुत डिस्कस कर रहे होते हैं। इनफैक्ट हर चीज़ जो घर में आती है, बच्चे का पहला सवाल यही होता है, ये कितने की है बाबा, मम्मा ये कितने की लाई आप, ये कहाँ से ख़रीदी, ये इस सब्ज़ी वाले से ज़्यादा सस्ती मिलती है, ये इस सब्ज़ी वाले से ज़्यादा महंगी मिलती है। तो कहीं ना कहीं हम सब इस दौड़ का जो है वो हिस्सा बन गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों ने जो है ना वो लर्निंग का रुख ही मोड़ दिया है। वो बच्चा जहाँ अंग्रेज़ी, मैथ्स और रियाजी के मज़ामीन को जो है वो पढ़ता था, आजकल वो सिर्फ हिसाब के अंदर इंटरेस्टेड है कि मैं अमेज़ोन पे ये कारोबार कर लूँ, मैं जो है वो इस वेबसाइट से ये सीख लूँ। और जहाँ मैंने आपसे तज़किरा किया कि मैं बच्चों को जब रीडर्स पढ़ा रही होती हूँ तो वो कहते हैं मैं सब छोड़ने, बताएं पैसे कैसे कमाते हैं। पाकिस्तान को उम्मीद है कि आलमी मालियाती फ़ंड से बेल आउट का फैसला आने में 1 या 2 दिन लग जाएंगे और जुमे के दिन तक मौजूदा IMF प्रोग्राम की मुद्दत भी ख़त्म हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक बार फिर आलमी मालियाती इदारे की सरबराह से फ़ोन पर बात की। पाकिस्तान ने इस साल के आखिर तक 10 अरब 35 करोड़ डॉलर कर्ज़ की अदायगियों की मद में देने हैं, जिसमें से जुलाई से सितंबर तक कर्ज और सूद की मद में 3 अरब 79 करोड़ डॉलर और सितंबर से दिसंबर तक 6 अरब 56 करोड़ डॉलर का कर्ज और सूद वापस करना होगा। और हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता 4 दिनों में IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए जो फौरी तौर पर इदारे की शराइत पूरी की गई हैं, माहिरीन के मुताबिक ये भी एक आर्जी फिक्स होगा और पाकिस्तान को फिर से एक नए IMF प्रोग्राम में जाना होगा, चाहे वो आने वाली हुकूमत करे या मौजूदा। लेकिन अगले 3 माह में इस सिलसिले में कोई वाज़ेह हिकमत अमली मुरतब करना होगी। पाकिस्तान के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कम अज़ कम 7 करोड़ 20 लाख रोज़गार के मौक़े चाहिए और इतने रोज़गार पैदा करने के लिए जिस तरह की मईशत इस वक्त है वो किसी भी तरह से मटीरियलाइज होता नज़र नहीं आता। और मुल्क में 45 लाख नौजवान बेरोज़गार भी हैं। ऐसी मईशत जिसमें महंगाई भी उरूज पर हो और तरक्की भी ना कर रही हो, बेरोज़गारी को कैसे दूर किया जा सकता है? पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक ने एक एमरजेंसी मीटिंग में पॉलिसी रेट या बुनियादी शरह सूद को 1% बढ़ाकर 22% कर दिया है, जो बज़ाहिर IMF की डिमांड को पूरा करने के लिए किया गया है। मुख्तलिफ माहिरीन समझते हैं कि इस इक़दाम पर जो हुकूमत कर सकती थी वो मौका उसने मिस किया है और अगर सिर्फ ये एक टूल शरह सूद बढ़ाने वाला ही इस्तेमाल किया जाता है मुल्क में महंगाई की शरह को काबू करने के लिए, तो ये गैर मौसर होगा, क्योंकि महंगाई में इजाफा ज़्यादा तलब की वजह से नहीं बल्कि रसद या सप्लाई की कमी की वजह से है।
9 जून को पेश किए जाने वाले पाकिस्तान के साल 2023-24 के कौमी बजट पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने इस हफ्ते नई बजट तरामीम मुतारिफ कराई। इन तब्दीलियों में 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस, अखराजात में 85 अरब रुपए की कटौती, गैर मुल्की ज़र मुबादला की आमद पर एमनेस्टी वापस लेना, दरामदी पाबंदियों का खात्मा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुख्तस रकम में 16 अरब रुपए का इजाफा और पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फ़ी लीटर करने के इख्तियारात शामिल हैं। पाकिस्तान की बहरान का शिकार मईशत की बहाली के लिए IMF प्रोग्राम कितना ज़रूरी है, इस हवाले से हम बात करते हैं। माहिर मईशत डॉक्टर साकिब रज़ावी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर रज़ावी, क्या फ़र्क अगर हम समझें इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन हुई और जिस तरह की चीज़ें हमने अब तक देखी हैं, एक हफ़्ता पहले हम समझ रहे थे कि IMF के साथ कोई भी मुआहिदा जो है उसकी उम्मीद ख़त्म हो गई है और हुकूमत दूसरी ऑप्शंस पे काम कर रही है, लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से पेरिस में IMF की सरबराह से मुलाकात, आज उसके बाद दोबारा उनको फ़ोन, लगता है कि पाकिस्तान के पास कोई दूसरी ऑप्शन थी नहीं और यही एक ऑप्शन बची थी जिसके लिए इतनी डेस्परेट एफर्ट्स की गई। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि मेरे ख्याल में ये एक गलत ख्याल था कि देयर इज़ ए प्लान बी। देयर वाज ए प्लान ए जो था कि IMF की कंडीशंस को मीट किया जाए और उस प्रोग्राम को रीस्टार्ट किया जाए। अदरवाइज देयर इज़ ओनली ए प्लान डी जो डिफ़ॉल्ट का है। तो पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत देर की ये बात फुली अंडरस्टैंड करने में, और अब ये खुशाइंद है कि वज़ीर आज़म साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए हैं। इन्होंने पिछले चंद दिनों में ये जो नए मेजर्स लिए हैं, टैक्स बढ़ाने के, ख़र्चा कम करने के और रिस्ट्रिक्शंस इकॉनमी पे रिमूव करने के, इससे ये उम्मीद तो हुई है कि शायद IMF इसको एक्सेप्ट करे और प्रोग्राम को रीस्टार्ट कर दे। लेकिन हम हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आपने देखा है कि इन नए मेजर्स के बारे में IMF ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमने जो कुछ दिन पहले तक हम देख रहे थे इसाक डार की तरफ से, ये भी एक एंगल दिया गया कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है और पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान को जो है वो साइडलाइन किया जा रहा है और पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि उसके बाद पाकिस्तान से नेगोशिएशंस की जा सकें। तो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, वो जो सारी स्टेटमेंट्स थी उसके बाद अब दोबारा से उसी IMF के साथ और उसी पैटर्न पे डील कर रहे हैं। बजट में जो लकूनास थे जो कि IMF की तरफ से मेंशन किए गए उनको फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरी केमिस्ट्री आपको क्या लगती है? इसमें असर ये है, देखें कि ये पाकिस्तान का 23rd IMF प्रोग्राम है, राइट। तो उस अदारे ने पाकिस्तान को कम से कम 22 दफ़ा बेल आउट करने की कोशिश की है। तो ये जो जियोपॉलिटिकल की मेरे ख्याल में रेड हेरिंग थी, ये एक वजह थी कि भाई वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि IMF का प्रोग्राम जो है वो हमें क्यों नहीं दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा हमारे लिए, और रीज़न बेसिकली यही थी कि वो कंडीशंस पूरी नहीं कर रहे थे। दूसरी ये है कि IMF जैसे अदारों से नेगोशिएशंस जो हैं वो अखबारी बयानबाजी के ज़रिए नहीं होती, वो एक्सपर्ट्स के दरमियान होती हैं और वो IMF ही बताएगा कि उसकी कंडीशंस पूरी हुई हैं या नहीं। हर मीटिंग के बाद ये कह देना कि हमारी कंडीशंस पूरी हो गई और हमें IMF को चाहिए कि हमें पैसे दे दे, ये मेरे ख्याल में एक गलत कम्युनिकेशन पॉलिसी थी। अब उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि कोई ऐसी जियोपॉलिटिकल, तो देखें एक हर वक्त ही होती है और हर मुल्क के लिए होती है, तो वाई एनीबडी वुड सिंगल आउट पाकिस्तान। जितने क्रेडिटर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट ये होता है कि एक मुल्क डिफ़ॉल्ट ना करे। अगर वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो जो नेक्स्ट राउंड में उन्हें वो कर्जे या माफ़ करने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे, और कोई क्रेडिटर ये नहीं चाहता कि ये उसके साथ हो। तो ये एक बिला वजह की डाइवर्जन थी जो चंद दिन में साबित हो गया कि वो फॉल्स थी। राइट। तो एक चीज़ डॉक्टर साहब, एक चीज़ अगर हम इसको ऐड करते चलें, इसी से रिलेटेड है कि अगर ये प्रोग्राम बहाल भी हो जाता है, 30 जून को ये एक्सपायर हो रहा है, यानी जुमे को 3 दिन के बाद, तो क्या नए सिरे से कोई प्रोग्राम नेगोशिएट होगा IMF के साथ? इसी प्रोग्राम में एक्सटेंशन मांगी जाएगी? बिकॉज दिसंबर तक पाकिस्तान के लिए पेमेंट्स तो बहुत ज़्यादा ड्यू हैं, तकरीबन 10 अरब 35 करोड़ डॉलर की पेमेंट्स हैं। तो पाकिस्तान ये फंड्स कहाँ से अरेंज कर रहा होगा? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो अगर ये प्रोग्राम रीस्टार्ट हो जाता है तो ये एक टेम्पररी रेस्पाइट है। ये सिर्फ इस डिफ़ॉल्ट को
अवॉइड करने का एक तरीका है। ये कोई मसाइल का मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म सलूशन नहीं है, और ये बहुत क्लियर है कि इस प्रोग्राम अगर ये सो कॉल्ड कामयाबी से भी एंड हो जाता है तो पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस हैं उनको मीट करने के लिए क्रेडिटर्स फिर से ये डिमांड करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो IMF प्रोग्राम एक्सेप्ट करे। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वेदर ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे या आने वाली गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे, दे विल हैव टू हैव ए न्यू IMF प्रोग्राम। तो मासेस के लिए तो किसी सूरत कोई रिलीफ आप जिस तरह की बात कर रहे हैं वो अगले साल में भी नजर नहीं आता। देखें, मैसेस के लिए जो रिलीफ है वो ये है कि इन्फ्लेशन कम हो और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। वो उसी वक्त होगी जब मईशत जो है वो ग्रो करेगी। इस वक्त जो इन्होंने इंपोर्ट्स वगैरह पे पाबंदियां लगाई हुई थी उसकी वजह से रॉ मटेरियल्स नहीं आ रहे, फर्म्स अपनी फैक्ट्रीज बंद कर रही हैं। तो अगर इनको ये रिलीफ मिले और ये इस किस्म की पॉलिसी जो प्रो ग्रोथ पॉलिसीज़ हों उन सेक्टर्स को वो प्रमोट करें जिनमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, तो ग्रेजुअली ये हालात बेहतर हो सकते हैं। और बहुत से मुल्क जो हैं वो इसी किस्म के सीरियस क्राइसिस से उसके बाद कामयाबी से निकल आए हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत जो भी हो उस वक्त उसको ये देखना पड़ेगा कि ये पुराने मेथड से मईशत को चलाना अब मुमकिन नहीं रहा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ अगर हम देखें जो सिचुएशन टैक्सेस के हवाले से, अभी जो इमीडिएटली गवर्नमेंट ने कुछ और टैक्सेस जो हैं 215 अरब के और टैक्सेस लगाए और जिसमें जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स थे उन्हीं पे और बोझ डाला गया है। आप समझते हैं जो टैक्स अदा करते हैं उन्हीं पे बोझ डाल दिया जाए, और प्रैक्टिकली ऑप्शन भी यही था, गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन था नहीं? गवर्नमेंट के पास इस वक्त इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। इससे पहले इनके पास ऑप्शन था कि जब इन्होंने ओरिजिनल बजट बनाया था तो उसमें टैक्स नेट को ब्रॉडन करते, उसमें रिटेल ट्रेड को लाते, प्रोफेशनल सर्विसेज को लाते, एग्रीकल्चरल इनकम्स को लाते, रियल एस्टेट की जो सेक्टर है उसको लेके आते। लेकिन ये 2-3 दिन के अंदर ये करना मुश्किल था, तो इन्होंने बेसिकली खाना पूरी करने के लिए यही किया है कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइज्ड कॉरपोरेट सेक्टर है और जो सैलरीड क्लास है उस पे टैक्स बढ़ाए हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ाए हैं जो अगर आप चीज़ खरीदेंगे तो आपको वो मजबूरन पे करने पड़ेंगे। ये अच्छी पॉलिसी नहीं है, और ना माजी में भी ये इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। इन्हें चाहिए कि टैक्स नेट को बढ़ाएं, ताकि इससे तो ये डिसइंसेंटिव है कि जो टैक्स नेट में है वो निकलने की कोशिश करेंगे, जो बाहर हैं वो अंदर आने से गुरेज करेंगे। डॉक्टर साहब, लास्ट मेरे पास 1 मिनट है, लेकिन एक क्विक आंसर मैं उस पर चाहूँगा इस हवाले से कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए आपको लगता है कि ये एक मौका था हुकूमत के पास IMF की शराइत पूरी करते हुए, प्रॉब्ली थोड़ा सा पहले अगर काम कर रहे होते और ये जिस तरह की ब्लेम गेम चल रही थी और जिस तरह की स्टेटमेंट्स थी उससे बाहर निकल के प्रैक्टिकली कुछ करते तो हो सकता था? ये बिल्कुल हो सकता था जी, ये बिल्कुल हो सकता था। देखें, ड्रास्टिक मेजर्स जो हैं वो उसी वक्त लिए जाते हैं जब ड्रास्टिक सिचुएशन हो। इससे ज़्यादा पाकिस्तान की मुआशी हालत पहले कभी ख़राब नहीं हुई। तो ये बिल्कुल क्लियर था कि इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, और हुकूमत को इस किस्म के रेवोल्यूशनरी मेथड समझ लें ये करने ज़रूरी थे। उन्होंने उस मौके को भी गंवा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब रज़ावी, आप हमारे साथ थे और पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन थी उस हवाले से हम बात कर रहे थे। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।